हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल ट्रैक स्टडी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। कि डॉट प्रोडक्ट बेसिकली होता है अदिश राशि और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो सदिश राशि होता है। सदिश राशि मतलब जो दिशा का प्रॉपर ज्ञान दें, दिशा की जानकारी दें, और अदिश जिन क्वांटिटीज से हमें दिशा की जानकारी ना हो सके। तो बच्चों को या ज़्यादातर लोगों को इसमें कन्फ्यूजन आता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। तो आइए बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। तो बेसिकली अगर इसको आप याद रखना चाहते हैं, इन क्वांटिटीज़ में कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखनी होती हैं जिससे आप किसी भी टाइप के जो भी सवाल हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट की, अदिश राशियों की। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इनको जनरली हम लोग स्केलर क्वांटिटीज भी कहते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटीज भी होती हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपको बिल्कुल रिमेंबर होनी चाहिए। तो A डॉट B इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A B cos थीटा। ये एंगल निकालने में आपके काम आता है। ये इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो इसलिए ऊपर वेक्टर का साइन लगा हुआ है। ये अंडरस्टूड रहेगा वेयर थीटा इज एंगल, where theta is angle between two vectors। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि थीटा जो एंगल को बताता है। अब मान लीजिए कभी कभी पूछ लेता है कि एंगल फाइंड करिए, तो एंगल के लिए ये फार्मूला हो जाएगा, अगर हम दोनों साइड मॉडुलस ले लेते हैं तो ये होल ऑफ मॉडुलस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये मॉडुलस अपान ये, इसको हम लोग ऐसे ड्राइव कर सकते हैं। मान लीजिए हमने दोनों साइड मॉडुलस ले लिया, तो मॉडुलस होल ऑफ मॉडुलस हो जाएगा ए, ये वेक्टर सभी पर लगा हुआ है, बी कॉस थीटा, होल ऑफ मॉडुलस हो गया। अब जब एंगल निकालेंगे तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस थीटा, ये मॉडुलस के बाहर आएगा, और ये ए बी, ए डॉट बी अपान मॉडुलस, क्योंकि ये मॉडुलस हट जाएगा, ए और मॉडुलस बी। तो इस फार्मूले को आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। तो अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो कम्यूटेटिव की बात करते हैं, कम्यूटेटिविटी की बात करते हैं, तो इसमें ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो सकता है। मतलब ऑलवेज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा। बट एसोसिएटिव की बात करते हैं तो एसोसिएटिव में ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। इसमें किन्हीं दो का प्रोडक्ट और अगले वाले दो के प्रोडक्ट और उसके बाद में जो थर्ड का प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू होगा। तो इसकी जो एसोसिएटिविटी होगी वो इक्वल नहीं होगी। अब फोर्थ जो हमारा प्रॉपर्टी है इसकी डिस्कशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या होता है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और b प्लस सी दे रखा है, सभी पर वेक्टर है, तो हम लोग a डॉट बी लिख सकते हैं, a डॉट बी बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस a डॉट सी भी लिख सकते हैं। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिविटी इक्वल होती है। अब मान लीजिए इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्या ये वाली प्रॉपर्टी हमको बिल्कुल रिमेंबर होनी चाहिए, कम्यूटेटिविटी भी पता होनी चाहिए, एसोसिएटिविटी की बात भी कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिविटी तो आप लोगों को पता ही होगी।
अब बात करते हैं, मान लीजिए सभी इंपॉर्टेंट हैं। मान लीजिए कह दे इफ आई जे एंड के आर म्यूचुअली, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल आपको रिमेंबर ही होनी चाहिए, तभी आप हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए इफ आई एंड जे एंड के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर भी बताएंगे क्या होता है यूनिट वेक्टर। देन जब आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर है, तो आई जे, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए ये क्लॉकवाइज है, तो ये आई, ये जे और ये के, ये साइन क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज। तो जो आई जे, देखिए आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के और के डॉट जे, के डॉट आई, तो ये जीरो होगा। जीरो जानते हो क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल जो बनेगा वो 90 का बनेगा, और cos 90 हम लोगों को पता है कि जीरो होता है। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सेम है। इफ आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, देन ये सेम है। इफ आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, देन आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के 1। ऐसा क्यों होगा 1? क्योंकि आई और आई के बीच, आई और आई के बीच, जे और जे के बीच, के और के बीच एंगल जीरो होगा। एंगल जीरो होगा, एंगल जीरो। अब एंगल जीरो होगा तो cos 0 1। तो ये हमारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो डॉट प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी बिल्कुल रिमेंबर रखिए। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश राशियां, क्रॉस प्रोडक्ट, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आएगा, क्लियर हो जाएंगे सभी कॉन्सेप्ट्स। तो पहली प्रॉपर्टी है सेम प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी, क्योंकि क्रॉस की बात की जा रही थी, ए क्रॉस बी। तो मॉडुलस ऑफ ए, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर साइन लगा रहेगा, मॉडुलस ऑफ बी, और इसमें साइन थीटा होगा। और ये जो एन कैप है, ये एन कैप ये सदिश को बताता है, मतलब दिशा को बताता है, डायरेक्शन को बताएगा। अब मान लीजिए एंगल कह देता है, तब के लिए हम लोग इसी फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, क्योंकि होल मॉडुलस करेंगे उसी प्रकार से। तो ए क्रॉस बी का होल ऑफ मॉडुलस अपान मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। यूनिट वेक्टर की बात की जा रही है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यहाँ पर भी वेयर एंगल इज थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। और जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिविटी की है। तो कम्यूटेटिविटी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी ढंग से समझें। ए क्रॉस बी नेवर इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ऐसा कभी नहीं होगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए हो, जबकि हम लोग जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी, तो इसकी बात करते हैं। मान लीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ए क्रॉस बी किसी दो का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड के साथ, तो ये वेक्टर होगा
और ये इज नॉट इक्वल होगा, क्योंकि ये एसोसिएटिविटी जो ना तो डॉट प्रोडक्ट में इक्वल है और ना ही क्रॉस प्रोडक्ट में। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान देनी होगी। और फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा सेम वही रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो इसमें मान लीजिए A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, तो ये इक्वल रहेगा। और यही प्रॉपर्टी सेम डॉट प्रोडक्ट में भी इक्वल थी। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में लगभग सेम रहते हैं, बात को ध्यान रखेंगे। अब फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए इफ, वही कंडीशन I, J, K, ये क्वेश्चंस में अक्सर यूज होती हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, देन I, J, K कह रहा है परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है यूनिट वेक्टर, देन सेम वही डायग्राम बनाएंगे, I, J एंड K। NCERT डायग्राम है, अक्सर बुक्स में होता है। तो ये क्लॉकवाइज अक्सर हम इसको रोटेट करते हैं। तो क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे तो मान लीजिए I क्रॉस J, हम मिल क्या रहा है, K इज इक्वल टू K, ये सभी वेक्टर में होंगे, ये बात अंडरस्टूड रहेगी। फिर I क्रॉस J इज इक्वल टू K, फिर J क्रॉस K इज इक्वल टू I, J क्रॉस K इज इक्वल टू I, रटने की जरूरत नहीं है। फिर K क्रॉस I इज इक्वल टू J, K क्रॉस I इज इक्वल टू J। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये रटने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और लास्ट प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सेम, इफ I, J, K आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, देन अगर सेम की बात की जाए, मान लीजिए I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K की बात की जाए, मतलब एंगल की बात की जाए, तो वहां पर तो I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K तो 1 था, लेकिन यहाँ पर 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि एंगल 0, और जानते हैं हम लोग एंगल 0, तो जानते हैं हम लोग साइन 0 क्या होता है, 0, तो एंगल इसका 0 रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो जाननी जरूरी थी अगर हम लोग किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। अब डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट का कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व ना हो सके। तो आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दे रखा है I प्लस 2J माइनस 3 कैप के, एंड वेक्टर B इज इक्वल टू दे रखा है 3I माइनस J प्लस 2 कैप के, सभी में कैप लगा हुआ है, बात ध्यान रखेंगे। देन फाइंड या फिर देन शो दैट A प्लस B, वेक्टर A प्लस B एंड A माइनस B आर, सभी में वेक्टर है, अंडरस्टूड रहेगा, परपेंडिकुलर। अब प्रॉपर्टीज आपको ध्यान आ जानी चाहिए, जैसे हमने परपेंडिकुलर की बात की, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है कि मान लीजिए दो वेक्टर दे रखे हैं A और B, और उसका कह रहा है A प्लस बी या A माइनस बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब के लिए तो हमें जो गिवन कंडीशन है वो ध्यान देनी होंगी। तो गिवन कंडीशन सबसे पहले वेक्टर A वेक्टर B दे रखा है, तो वेक्टर A और निकालना क्या है, A प्लस बी, A माइनस बी निकालना, तो सबसे पहले A प्लस बी की बात करते हैं।
तो आई ए प्लस बी हम यहाँ पर डाइट करते हैं, तो आई प्लस 3i 4i, आई प्लस 3i 4i प्लस, अब जे की बात करते हैं क्योंकि जो उसके संगत इसको होते हैं तो इनको हम जोड़ते हैं, तो 2 - 1, तो यहाँ पर प्लस का जे और कैप 3 + 2 तो माइनस का 1 यानी कि कैप के, तो a + b निकला। इसी प्रकार से हम a - b निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2i + 3j, और ये -3 और माइनस का साइन लगेगा तो -5 कैप के, तो इतना हो गया। अब कह रहा है हम लोगों को कंडीशन में जाना होगा कि परपेंडिकुलर है, मान लीजिए ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन थी a.b = 0, अगर 0 आ जाती है तो परपेंडिकुलर होंगे, तो यही कंडीशन को हम लोग प्रूव करते हैं। a + b a - b, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है तो विधिवत इसको नोट करते हुए हम लोग करेंगे, माइनस कैप के डॉट इन दोनों का निकालेंगे, कैप -2i + 3j -5 कैप के, तो अब इन लोगों का डॉट निकालेंगे इन दोनों का, तो ये 4 × 2 तो -8 और i आप लोगों को पता है i j k = 1। ये अभी प्रॉपर्टी डिस्कस की वही सेम प्रॉपर्टी लग रही है, तो इसको हम लोग 1 लिख लेंगे, +3 × 1 माइनस और माइनस प्लस 5 × 1, तो ये -8 + 8 दैट इज 0। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, मतलब हम लोग कह सकते हैं thus we can say the given a + b and a - b are perpendicular to each other। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल ही क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है कि इफ वेक्टर a = 2i - j + कैप k, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की बात कर ली, अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं एक क्वेश्चन लेकर, एंड वेक्टर b = i - 3j - 5k, एक रैंडम सा क्वेश्चन लेते हैं। देन फाइंड मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b, तो a क्रॉस b का मॉडुलस हमें मैग्नीट्यूड, मतलब इसको मॉडुलस को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, वेक्टर क्वांटिटी ना ज्ञात करके मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी से होते हुए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले a क्रॉस b निकालेंगे, a क्रॉस b। अब मान लीजिए हम लोग a क्रॉस b को ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2i - j + कैप k। अभी एक इजी सी ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग ये वाली ट्रिक बिल्कुल ही भूल जाएंगे, i - 3j - 5 कैप k। अब मान लीजिए हम इसको निकालते हैं तो 2 और i, अब उसको 0 वैल्यू रखेंगे, j, मतलब जब हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में कि इसका साइन, क्योंकि एंगल 0 तो साइन 0 तो ये 0 होगा, तो इसलिए हम लोग इसको ट्रिक से निकालेंगे। और अक्सर आप लोग कभी भी क्वेश्चन आए तो ट्रिक नहीं, ये बेसिक स्टैंडर्ड मेथड है, इजी मेथड, तो इसी से हम लोग निकालेंगे। तो a क्रॉस b आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोशिश करिएगा खुद से सॉल्व करने की। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे i, j और k, इन i, j, k ऐसा लिख लेंगे।
अब आई का जो सबसे पहले जो वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, तो सबसे पहले वेक्टर ए, सबसे पहले हम बना देना आई जे के कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए का, यहाँ पर जो वेक्टर ए का कोफिशिएंट होगा वो रखना है, फिर वेक्टर बी का कोफिशिएंट होगा वो रखना है, वेक्टर सी का कोफिशिएंट होगा वो रखना है, कुछ ऐसा करना है। तो यहाँ पर वेक्टर ए का कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पर -1 और 1, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होगा और साइन के साथ लेंगे तो -1, यहाँ पर 1। अब यहाँ की बात करते हैं वेक्टर बी की, तो 1 -3 -5। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये क्योंकि पहला प्लस होगा तो प्लस, फिर माइनस, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा प्लस माइनस और फिर प्लस, तो इतना लिख लेंगे। अब जस्ट आई को पहली फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम लोग साइलेंट करेंगे, मतलब इसको और इसको साइलेंट करेंगे, तो 5 × 1 तो माइनस का, तो 1 प्लस का हो जाएगा 5 और ये माइनस माइनस प्लस तो 3। अब सेकेंड वाली रो को साइलेंट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा -10 और -1। अब थर्ड रो को और कॉलम को साइलेंट करेंगे तो -6 और प्लस का 1 ऐसा हो जाएगा। तो अब 8i माइनस और माइनस प्लस, तो 8i प्लस 11j और -5 कैप के, सभी में कैप होगा। अब कह रहा है मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब हम लोगों को मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस a क्रॉस b फाइंड करना है। तो जब भी मॉडुलस a क्रॉस b फाइंड करना होता है तो हम लोग इसको सबसे पहले इस क्वांटिटी को मॉडुलस में लिख लेंगे 8i प्लस 11j -5 कैप के। तो मॉडुलस में फाइंड करना है तो √a² प्लस b² प्लस c², क्योंकि ये ऐसी कुछ क्वांटिटी दे रखी है तो a² मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, इतना आप लोगों को बेसिक पता होगा, 5 का स्क्वायर। तो जब आप लोग इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये 64 × 121 × 25, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, प्लस में होगा सॉरी, ये जब इसको आप लोग ऐड करेंगे तो ये 210 के समथिंग 210 आएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। यही हम लोगों से मैग्नीट्यूड पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। धीरे धीरे चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जाएंगी, लेकिन आप लोगों को इजीली समझ में आएगा अगर आप लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट देख लिया। एक वीडियो में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे कि आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में कोई भी समस्या नहीं होगी। मान लीजिए कोई 3 वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, और जो कि इक्वली इंक्लाइंड हैं, तब कुछ गिवन कंडीशन दे रखी है। मान लीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई लेवल का क्वेश्चन है। सच डैट, मान लीजिए एक और गिवन कंडीशन दे रखी है, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, इसकी भी वैल्यू 1 दे रखी है, मतलब इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। तब कह सकता है देन फाइंड द एंगल, देन फाइंड द एंगल मेड बाय 3 वेक्टर्स टू ईच अदर। 3 वेक्टर हैं जो कि कुछ एंगल बनाते हैं, तो उनका एंगल फाइंड करना है। तो आप लोगों ने जैसे इस क्वेश्चन को देखा, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के ब्रेक होने लगे, बट ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को उन्हीं कॉन्सेप्ट पर चलना है। मान लीजिए जो भी कंडीशन दी है, सबसे पहले आप उनको लिखेंगे, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए दे रखा है, तो बिल्कुल आप लोग इसे लिखें मॉडुलस में 1, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है तो आप इसको लिखें। अब हम लोगों ने वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे कि ए क्रॉस बी क्या होता है, पढ़ चुके हैं, जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी
तो ये होगा मॉडुलस ऑफ ए, सभी पर वेक्टर है, ये अंडरस्टूड रहेगा, तो मॉडुलस ऑफ ए बी साइन थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बी क्रॉस सी क्या होगा, जस्ट सेम मॉडुलस ऑफ बी सी साइन थीटा, सी क्रॉस ए, सिर्फ कॉन्सेप्ट से हल होगा ये सवाल, सी ए साइन थीटा। तो ये हमें कुछ पता चल गया। अब जब इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो जब हम इक्वेशन 1 में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होल ऑफ मॉडुलस, अब मॉडुलस ए बी साइन थीटा प्लस मॉडुलस बी सी साइन थीटा, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की जा रही है, प्लस मॉडुलस सी ए साइन थीटा, ये इज इक्वल टू 1। अब बस क्वेश्चन है खत्म, क्योंकि ये हमें दे रखा है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी 1, तो मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 साइन थीटा, मॉडुलस में है 1, और 1 को भी हम लोग मॉडुलस में लिख सकते हैं। अब मॉडुलस सभी का हट जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब जस्ट इसका एंगल फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। तो ये अच्छा क्वेश्चन था और आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द लेम्डा की कभी कभी वैल्यू पूछ लेता है, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के अब क्लियर हो जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा सच दैट, मान लीजिए वेक्टर ए दे रखा है 2i प्लस लेम्डा जे प्लस कैप के, एंड वेक्टर बी दे रखा है, इधर लिख देते हैं, वेक्टर बी दे रखा है i प्लस 2j प्लस 3 कैप के आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल की एक बात कर दी कि मतलब लेम्डा की वैल्यू फाइंड करो, कब फाइंड करो, जब दो प्रोडक्ट मतलब दो को ए वेक्टर ए और बी वो ऑर्थोगोनल हैं। तो तुरंत आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, क्योंकि गिवन है ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, देयरफॉर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं, अथवा हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं क्योंकि p डॉट ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a डॉट बी b डॉट ए 0 ही होती है। तो अब जस्ट कुछ नहीं करना है, वैल्यू को पुट करना है, a मतलब 2i प्लस लेम्डा जे प्लस कैप के, सभी में कैप है अंडरस्टूड है, डॉट i प्लस 2j प्लस 3 कैप के इज इक्वल टू 0, हमको 0 के इक्वल रखना है। अब जस्ट क्या करेंगे, ये i1 तो 2, ये j1 प्लस 2 लेम्डा, ये k1 यानी कि प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3 2 5, 5 प्लस 2 लेम्डा इज इक्वल टू 0, तो 2 लेम्डा को इधर ले जाएंगे और 5 को इधर, तो -5, तो लेम्डा जो हो जाएगा लेम्डा इज इक्वल टू -5/2। तो हमसे लेम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा और लेम्डा की वैल्यू कुछ ऐसी रहेगी। अब एक दो और क्वेश्चंस लेते हैं और फिर इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह देता है कभी कभी, राइट द प्रोजेक्शन, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। कुछ नए नए वर्ड्स यूज करता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 7i प्लस j
-4 कैप के, सभी में कैप है, ऑन द वेक्टर 2i + 6j + 3 कैप के। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कभी कह देता है राइट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, मतलब दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन पर है, किसी दूसरे वेक्टर पर है। तो इसमें मान लो ये कोई वेक्टर दे रखे हैं, ये तो बताया नहीं कौन सा वेक्टर है, तो लेट वेक्टर a इज इक्वल टू 7i + j - 4k एंड b इज इक्वल टू 2i + 6j + 3 कैप के। अब कह रहा है कि जो वेक्टर हैं एक का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर है, तो मतलब ऐसा कुछ कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ a, मतलब a का प्रोजेक्शन ऑन b, a का प्रोजेक्शन b पर है, तो जस्ट वही वाला फार्मूला लगेगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि a.b तो लिखा जाएगा, a.b लिखा जाएगा, लेकिन किसका प्रोजेक्शन किस पर है, a का प्रोजेक्शन b पर है, तो यहाँ पर b होगा, मॉडुलस ऑफ b। जिसका प्रोजेक्शन होगा वो नीचे आएगा, ये बात ध्यान देना होगा। अगर b का प्रोजेक्शन a पर होता तो यहाँ पर a होता, तो a.b, तो 7i + j - 4k 2.2i + 6j + 3 कैप के अपॉन, सभी में कैप, अपॉन b का मॉडुलस 2i, b का मॉडुलस कह रहा है 2i + 6j + 3 कैप के, तो इसका मॉडुलस, अब जस्ट इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, क्योंकि ये 6, अब -12 अपॉन, अब मॉडुलस इसका जब फाइंड करेंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, अब जस्ट हो जाएगा 8 अपॉन 4 + 6 9, तो ये हो जाएगा 8/49 रूट, तो जस्ट हो जाएगा 8/7। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। तो लास्ट और अच्छा क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए। मान लीजिए कह देता है कभी कभी राइट द एंगल between vectors that is a and b with magnitude √3 and 2 respectively, यहाँ पर respectively यूज कर दिया गया है। इसका भी एक अपनी अलग मीनिंग है, having a.b इज इक्वल टू √6, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली अपनी अलग मीनिंग शो करता है कि मतलब ये दोनों चेंज नहीं होंगे, कि ये इसको जनरलाइज में है कि मतलब ये वेक्टर a की बात है, ये वेक्टर b है, क्योंकि अगर ये दोनों चेंज हो गए तो वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर रिस्पेक्टिवली है, मतलब ये अगर b है तो b ही रहेगा। तो अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर केवल इंडिकेशन दे रखा है, मान लीजिए ये दे रखा है कि ये वेक्टर a है, लैंग्वेज में दे रखा है वेक्टर a, और क्योंकि ये मैग्नीट्यूड दे रखा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a दे रखा है √3 और मैग्नीट्यूड ऑफ b दे रखा है 2 और दे रखा है a.b इज इक्वल टू √6। अब इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब आपको ध्यान देना होगा कि इसमें एंगल की बात कर रहा है, तो मतलब थीटा हमें फाइंड करना है, ठीक है, थीटा फाइंड करना है। इतनी चीज़ें दे रखा है तो फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, cos थीटा
इज इक्वल टू, कब पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज़ में पढ़े हैं इसी लेक्चर वीडियो में, ए डॉट बी अपान मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। तो सभी वैल्यू दे रखी हैं तो वे वैल्यू को पुट कर देंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी √6 दे रखा है, मॉडुलस ऑफ ए कितना दे रखा है √3, मॉडुलस ऑफ बी कितना दे रखा है 2, तो √6 अपान 2√3। अब इसे जब कैंसिल आउट करेंगे तो √6 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √2 अपॉन 2 इंटू √3, तो √3 कैंसिल आउट हो गया, तो √2 अपान 2 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2, क्योंकि √2 से मल्टीप्लाई ऐसा कर सकते हैं। तो जब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अपान 2√2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 1/√2। अब कॉस थीटा इधर चल रहा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस 1/√2। अब 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 में। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 इज इक्वल टू कॉस π/4। तो हम लोग थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं π/4। तो ये एंगल की बात की थी और एंगल इससे हम लोगों को पता चल गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।